पाठ 7 भारतीयों के अथक परिश्रम, धैर्य और आस्था का प्रतीक ट्रिनिडाड। 2 दिन न्यूयॉर्क में रुककर हम ट्रिनिडाड पहुंचे थे। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन समारोह शाम को आयोजित था। सबके रहने की व्यवस्था अलग अलग स्थानों पर की गई थी। सुरेश, ऋतुपर्ण, अरुणा गुप्ता और मैं हिंदी निधि के अध्यक्ष श्री चनका सीताराम और उनकी पत्नी इंदिरा के घर ही रुके थे। 3 स्तरों पर बना उनका घर महल नुमा था। हरियाली से घिरा ये घर पहाड़ी पर स्थित था। घर के कार्यों के लिए पूरा स्टाफ था। स्टाफ में सभी के पास अपनी कारें थी। एक आत्मीय और सम्मानजनक अनुशासन था। भारतीय परिवारों से अलग, एकदम अलग वातावरण और मालिक तथा काम वालों के बीच का रिश्ता। सम्मेलन वेस्ट इंडीज के एक विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी में आयोजित किया गया था। मैंने अपना पर्चा पढ़ा था। भाषा हमारी अस्मिता की पहचान है। उस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर केदारनाथ सिंह थे। पर्चे के बाद संवाद का सिलसिला चला। शायद भाषा ही ट्रिनिडाड की दुखती रग है। वे अपनी भाषा को नहीं बचा सके। भारतीय संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों, व्रतों, उत्सवों, आस्थाओं, मूल्यों, धर्म और इतिहास से गहरे जुड़े ये लोग अपनी भाषा को सुरक्षित नहीं रख पाए। वहां पर 31% भारतीय हैं। कुछ परिवारों में थोड़ी बहुत हिंदी बोली समझी जाती है। बाकी सभी अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यूं तो वहां के निवासियों में अफ्रीकी और भारतीय मुख्य हैं, परंतु चीनी, लेबनीज, यूरोपियन और अमरेडियन भी ट्रिनिडाड के वासी हैं, जो एक इंद्रधनुष सा बनाते हैं। शुरू में सत्ता में फ्रेंच, डच और ब्रिटिश थे। उनकी सत्ता और वे अब नहीं है। सम्मेलन के बाद जो भी समय मुझे मिलता, मैं वहां पर बसे पूर्वी भारत से आए भारतीयों, उनके पुरखों, उनके जीवन, महत्वाकांक्षाओं और उनकी सफलताओं के बारे में चर्चा करती थी। एक भारतीय परिवार जिसकी 4थी पीढ़ी ट्रिनिडाड में रह रही थी, के घर में सत्यनारायण की कथा थी। मैं वहां गई थी। उस परिवार के सबसे बुजुर्ग रामधन लगभग 100 वर्ष की उम्र के थे। प्रवीणा घर की बहू थी, जो किसी शॉपिंग सेंटर में मैनेजर थी। उसकी 2 लड़कियां और एक लड़का ट्रिनिडाड से बाहर विदेशों में पढ़ रहे थे। उनके घर में एक छोटा मंदिर था जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। घर बहुत बड़ा और सजा हुआ था। प्रवीणा ने बताया कि अब सब एक सपना लगता है। हमारे परिवार से कुछ लोग सन 1917 में आए थे, लेकिन सन 1845 और सन 1917 में लगभग 1.5 लाख भारतीय अपने गांव और कस्बे छोड़कर एक अच्छे सुखी जीवन का सपना लेकर पानी के जहाज पर सवार हुए थे। उन्हें तब नहीं पता था कि वे बंधक मजदूर बनकर जा रहे हैं, जिन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ले जाया जा रहा है। उन्हें ट्रिनिडाड पहुंचने में 3 महीने का समय लगा था। उनकी यात्रा की यंत्रणा कल्पना से परे थी। जहाज पर कपकपाती ठंडी हवाओं, बीमारी और दुर्व्यवहार से बहुत से लोग मर गए थे। कुछ ने आत्महत्या कर ली थी। 3 महीने बाद लोगों ने जब नेल्सन टापू की उबड़ खाबड़ जमीन का स्पर्श किया तो वह उन्हें आनंदित कर रहा था। छोटी किश्तियों और छोटे जहाजों में बैठाकर उन्हें फिर से आसपास की एस्टेट, कार्नर, फिलिपाइन, कंकार्ड, सेजर हिल आदि स्थानों पर भेज दिया गया। मैं जनवाणी की संपादक सविता बुद्धू से मिली थी। वे कई पुस्तकों की लेखिका, भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों की प्रवक्ता और स्त्री अधिकारों को लेकर सजग हैं। उन्होंने बताया कि ट्रिनिडाड के दक्षिण में स्थित एक कैरेबियन टापू है। भौगोलिक दृष्टि से इसे अमेरिका का विस्तार भी कहा जा सकता है। यहाँ की प्रकृति उदार है। एक तरफ घने जंगल हैं, दूसरी ओर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो उत्तरी कोस्ट तक चली जाती हैं। केंद्र में भूमि समतल है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। जहां उन्हें लाया गया था, वो जगह सुनसान निर्जन थी। मीलों तक कुछ नहीं था। खेतों के पास ही बैरकनुमा सी जगह थी, जो हमारे रहने की जगह थी। परिवारों को इकट्ठे रहने की अनुमति थी। बाहर खुले में खाना पकाया जाता था। खुले तालाब से पानी लिया जाता। वास्तव में यह जगह मनुष्यों के रहने लायक नहीं थी। लोग मलेरिया, हैजा, पेट की बीमारियों से मर रहे थे। 7 घंटे की कड़ी मजदूरी के बाद 13 से 25 सेंट मिलते थे। औरतों को पुरुषों से आधी मजदूरी मिलती थी। फिर भी जीवन अपनी गति से चल रहा था। सारी विपरीतताओं और रहने की कुव्यवस्था, बीमारियां और मालिकों के दुर्व्यवहार के बाद भी उनके मन में उम्मीदें मरी नहीं थीं।
कुछ लोगों ने वहां जमीन के अनुदान को स्वीकार किया। बदले में 5 पाउंड और लौटकर भारत न जाने का मुआवजा था। मजदूरों का काम सख्त था, फसल उगाना, काटना और फिर ढोना। बाद में सड़कों और रेलवे लाइन को स्टेट के साथ जोड़ा गया था। फसलों का काम खत्म होने पर 4 दिन की छुट्टी होती। भारतीय अपनी तरह से खुशी मनाते। अपने रीति रिवाजों के अनुसार भगवान कृष्ण को अपनी खुशियों में शामिल करते। ट्रिनिडाड में घूमने का ही कार्यक्रम था। गाइड हमें ट्रिनिडाड के कुछ समुद्री किनारों और दर्शनीय स्थलों पर ले गया। असा राइट नेचर सेंटर, लॉ वेगा गार्डन सेंटर, मार्क्स वे, मार्क्स वाटरफॉल, वुडफोर्ड स्क्वायर और वाटर पार्क। गाइड ने ट्रिनिडाड के इतिहास की भी जानकारी दी। इस घूमने के कार्यक्रम में प्रवीणा भी मेरे साथ ही बैठी थी। ट्रिनिडाड में सन 1869 में जमीन समझौता हुआ। अब भारतीय बंधक भी नहीं थे। 5 साल पूरे हो चुके थे। कुछ ने वहां जमीन खरीदी, कुछ ने अपनी जमीन पर कोको और कॉफी उगानी शुरू की। बाद में नारियल के पेड़ भी लगाए, नौकाएं बनाई और मछलियां पकड़ना शुरू किया। अपने अपने काम में लगे लोगों की हालत बदल चुकी थी। धीरे धीरे स्कूल खुले, दुकानें बनी, मंदिर मस्जिद बने। एक सामाजिक ढांचा तैयार हुआ। प्रवीणा ने बताया कि सन 1868 में पहला मिशन स्कूल खुला था, जिसमें प्रवीणा के पति के दादा पढ़े थे। फिर हर वर्ष नए स्कूल खुलने लगे। इन स्कूलों में पढ़ने वाले कई बच्चों ने धर्मांतरण भी किया। नई पीढ़ी पढ़ लिख गई। उनकी जीवन शैली बदली। अंतर्जातीय विवाह भी हुए। सन 1909 में राजनीति में भारतीयों का प्रवेश हुआ। जैसे गहरी काली रात के बाद सूरज उगता है, वैसे ही यहां 1 शताब्दी से अधिक समय बीत जाने के बाद भारतीय सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों, शिक्षा, डॉक्टरी, कानून, राजनीति आदि में आ चुके थे। स्त्रियों ने भी यहां तक पहुंचने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरू से ही औरतों की स्थिति वहां भारत से बेहतर रही। औरतों ने अपने देसी तरीकों से पैसा कमाया। खेतों में काम करने के बाद औरतें घास बेचती, गाय बकरियों का दूध, दही, घी और अपनी जमीन के टुकड़े पर उगाई सब्जियां बेचती। इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती थी। रामधन जी कह रहे थे कि समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। उनका सबसे बड़ा बेटा किशोर लाल 60-65 साल का था। कई एकड़ जमीन का मालिक था। उसकी चीनी की फैक्ट्री थी। रामधन ने बताया कि एक नाम और जोड़ लीजिए ट्रिनिडाड के इतिहास में, रुद्रनाथ कैपिलिडो, जो एक भारतीय मजदूर कपिल का बेटा था। सन 1920 में जन्मा यह लड़का राजनीति शास्त्र, फिजिक्स, गणित का विशेषज्ञ था। वह लेखक और शिक्षा शास्त्री भी था। उसने कॉलेज के छात्रों के लिए विज्ञान की पुस्तकें लिखी। उसकी पहली पुस्तक थियरी ऑफ रोटेशन एंड ग्रेविटी अपने समय से आगे की पुस्तक थी। सन 1960 में यह बात तब प्रमाणित हुई जब अमेरिका ने अपना स्पेस रॉकेट भेजा था। प्रवीणा का लड़का था, जॉयस कॉलेज का छात्र था, डॉक्टरी कर रहा था। उसने बताया था कि आजकल जहां एस्टर है, वहां सन 1911 में पहला सिनेमा बना था। उस सिनेमा का मालिक एक व्यापारी था जो सेन फ्रेंडो का मेयर और विधानसभा का सदस्य भी था। उसने हिंदू विवाह को कानूनी दर्जा दिलाया। यह कहानी मनुष्य के परिश्रम, धैर्य, साहस, आशावाद तथा उसकी आस्थाओं और विश्वास की है। इस समय ट्रिनिडाड और टोबैगो कैरेबियन का बड़ा तेल उत्पादक केंद्र है। यहाँ स्टील और तेल रसायन के उद्योग हैं। यहाँ के पर्यटन विभाग का अपना महत्व है, क्योंकि यह कॉस्मोपॉलिटन देश है जहाँ विभिन्न देश और जाति के लोगों में आपसी समझ और सहनशीलता है। ट्रिनिडाड के कैरेबियन कार्निवाल विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। नृत्य और संगीत इसकी खूबी है। यह इनकी राष्ट्रीय संस्कृति है। यहाँ रंगमंच भी बहुत प्रगतिशील है। B.S. नॉयपॉल जैसा लेखक, चित्रकार और डिजाइनर भी यहीं का है, जिस पर ट्रिनिडाड वासियों को गर्व है। जिंदगी को जीना, खुशियां मनाना, त्योहारों और उत्सवों में झलकता उत्साह यहाँ के लोगों की विशेषता है। यहाँ फाग, होली, दिवाली, ईद उल फितर सब मिलकर बड़े चाव से मनाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं। इनकी दुनिया भर में जानी पहचानी फैशन इंडस्ट्री है। यहाँ की पॉटरी, हस्तकला, शिल्प की वस्तुएं, चमड़े का सामान और आभूषण विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। यहाँ पानी के खेलों, सेलिंग, पानी और हवा की सर्फिंग के साथ साथ गोल्फ, स्कार्फ, घुड़सवारी, बास्केटबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट आदि खेल खूब लोकप्रिय हैं।
यहाँ के समुद्र तटों पर दूर तक फैली सफेद रेत बड़ी मोहक लगती है। ट्रिनिडाड में खाना भी स्वादिष्ट और कई तरह का होता है। अंतर्राष्ट्रीय मेन्यू से लेकर राष्ट्रीय और वहां के कुछ विशेष व्यंजन मेन्यू में रहते हैं। कई बार तो चुनाव करना भी कठिन हो जाता है। प्रवीणा ने बताया कि यूं भी भारतीयों के लिए धर्म और संस्कृति पर्वों की संस्कृति रही है। अतः हमारे जीवन में संगीत, नाटक, नृत्य सभी का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हमें जहाज पर लाया गया था तब विपरीत समय में भी हमारे वाद्य हमारे साथ थे। शाम ढलते ही हम बजाते, गाते, नाचते और सब दुख तथा कष्ट भूल जाते। आज भी ट्रिनिडाड में संगीत की कक्षाओं में बच्चों और युवा छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। 11 अप्रैल की फ्लाइट से न्यूयॉर्क आई थी और वहां 2 दिन रुककर भारत लौटी थी।